वेलकम। नमस्कार आप सबको। जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है उसका आज छठा पार्ट है, जिस पर हम कुछ ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ साथ हमारी मेगा सीरीज भी चल रही है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन पर जो महत्वपूर्ण कठिन चैप्टरों का कोर्स है उनका भी समय समय पर विश्लेषण आपके बीच में आता है। तो लेट अस गो, हम सीधे आज की इस क्लास पर डिस्कस करें महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जो ये वो प्रश्न है तो स्कूल व्याख्याता भूगोल, नेट जेआरएफ और सेट से रिलेटेड एग्जाम और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। और मैंने वही प्रश्न आपके सामने रखे हैं जो पूर्व की परीक्षाओं के लिए में आए हैं, और उनका पूरा विश्लेषण हम करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? थोड़ा प्रश्न को पढ़ते समय सावधानी रखें। ये हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है का जिक्र कर रहा है। हम सब जानते हैं ब्यास ब्यास कुंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। चनाब, चंद्रा और भागा सरिताओं से बनती है, हिमाचल प्रदेश का ही भाग है। रावी रावी भी हिमाचल प्रदेश से होकर के ही बहती है, कुल्लू घाटी के पास से। झेलम नदी है, उसका कोई संबंध नहीं है। हालांकि मैं हमेशा की तरह, आप जैसे ही प्रश्न देखें तो आप चारों विकल्पों में से आप अपना विकल्प अलग कर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है झेलम नदी। भारतीय मानसून की अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विलय हो जाती है? अच्छा प्रश्न है। नंबर 1, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हिमालय से लगा हुआ क्षेत्र, या मध्य भारत में, या उत्तर पूर्व भारत के राज्यों में, या पश्चिम घाट में। प्रश्न पुराने बच्चे अच्छी तरीके से जानते हैं। हिंद महासागर जो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून है उसकी दो शाखाएं हैं। एक अरब सागर से होकर के आती है और एक आती है बंगाल की खाड़ी से होकर के। ये यूं प्रश्न पूछ रहा है कि ये दोनों शाखाएं आपस में मिलती कहाँ हैं? तो इन चारों में से आपने अपना विकल्प अलग कर दिया होगा। ये मिलती है पंजाब और हिमालय से लगे हुए क्षेत्र में। आपको पता होगा अरब सागरीय शाखा की 3 शाखाएं हैं। एक सौराष्ट्र प्रदेश से होकर के अरावली की समानांतर बहती हुई सीधे आगे जाती है। 2 इसकी शाखाएं हैं, एक नर्मदा और ताप्ती घाटी से प्रवेश करती हुई मध्य भारत तक जाती है, और एक है वो मालाबार तट से प्रवेश करती हुई वृष्टि छाया क्षेत्र में जाकर के खत्म हो जाती है या उत्तर भारत की तरफ चली जाती है। ये सारी शाखाएं फिर यहाँ आकर के, और इधर से आ रही है बंगाल की खाड़ी की शाखा जो उड़ीसा पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर बिहार से यूपी से होते हुए हिमालय के सारे सारे आगे बढ़ती है। इसकी भी अलग अलग शाखाएं हैं। एक शाखा म्यांमार की तरफ चली जाती है, एक गारो खासी की पहाड़ियां में घुस जाती है, एक है वो भारत के मध्य भारत की तरफ आती है। और आगे ये जब पंजाब के पास जाएगा तो आगे हिमालय का जो अक्ष संघीय मोड़ है उसकी वजह से ये आपस में मिल जाएगी, और फिर है वो राजस्थान के अंदर ये प्रवेश करेगी, राजस्थान और पश्चिम थार के मरुस्थल में। तो ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, समझ में आ गया होगा बेशक आपको। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी, स्पेशल ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये सूची है उसका मिलान करना है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, मोरेन, गाद, लॉयस और ड्रिप स्टोन। अच्छी तरीके से आपको दिखते होंगे, नहीं तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। अभी आपको दिख रहे होंगे मोरेन्स, गाद, लॉयस और ड्रिप स्टोन, ये स्थलाकृतियां हैं। और इसका निर्माण कौन करता है ये चयन करना है, पवन, हिमनद या ग्लेशियर, भौमजल या नदी। तो आपस में आपको क्रॉस करवाना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए हुए हैं, ए, बी, सी और डी। ए किसके साथ क्रॉस होगा, बी किसके साथ होगा, सी किसके साथ होगा और डी किसके साथ होगा। आप वीडियो को स्टॉप करके और आप अपना उत्तर है वो चिन्हित कर सकते हैं। फिर मैं आपको क्रॉस करवा करके बताऊंगा
कि किसका क्या है और कैसे बनता है। ये भी चलो आपने अपना उत्तर निकाल लिया होगा, मैं इसको करेक्ट करवाता हूँ। मोरेन्स, मोरेन्स कहते हैं या जिसको हिमोड कहते हैं, इसका संबंध सीधा हिमनद से है। तो मोरेन आपका कौन बनाएगा? हिमनद अर्थात ग्लेशियर बनाएंगे। ध्यान रखना, मोरेन अर्थात हिमोड हिम नदी के साथ बहने वाले जलोदक हिमोदक है, और उनके निक्षेप से जो आकृति बनती है उसको मोरेन्स के नाम से जाना जाता है। गाद या सिल्ट, ये जल के साथ बहने वाली महीन मृदा है या महीन कंकड़ पत्थर है, तो ये आपका गाद और सिल्ट का संबंध होगा नदी से। लॉयस आपने पढ़ा होगा, पवन के निक्षेप से निर्मित होने वाले मैदानी क्षेत्रों को लॉयस कहते हैं। और ड्रिप स्टोन, ये छोटे छोटे जमाव है जो भौम जल के अंदर कंदरा होती है, उस कंदरा की फर्श पर ये जमते हैं। जब चूना जल टपकता है ना, तो फर्श पर छोटे छोटे चूना के जमाव हो जाते हैं, उसको कहते हैं ड्रिप स्टोन। याद रखना, ये सारी निक्षेपात्मक आकृतियां हैं। मोरेन्स भी निक्षेप से बनी है, गाद सिल्ट भी महीन का निक्षेप है, लॉयस भी निक्षेप है और ड्रिप स्टोन भी निक्षेप है। अब आप इसको मिला सकते हो, ए का संबंध 3 से है, बी का संबंध 4 से है, तो सॉरी ए का संबंध 2 से है, 3 से नहीं है। ए का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 4 से है, तो ये आपका विकल्प सही बैठेगा। ए में 2, बी के अंदर 4, सी के अंदर 3 और ड्रिप स्टोन सी के अंदर 1 और डी के अंदर 3। उसके बाद अगला प्रश्न भी इसी तरीके का है, थोड़ा मैं इसको ऊपर ले लेता हूं। अगला प्रश्न है आपका, स्थलाकृतियां और अन्नाच्छादन की परिक्रम। ठीक पिछला प्रश्न था वैसा का वैसा ये है। मोनाडनॉक, अंधघाटी, ड्रमलिन और ड्राई कैंटेंट्स। ड्राई कैनेट्स कह दें या ड्राई कंडक्टर कह दें तो भी चलेगा। इधर कौन पवन बनाएगा, कौन हिमनद बनाएगा, कौन नदी बनाएगी और कौन भौमजल बनाएगा। आपका सामने 4 विकल्प है, आप आराम से देख करके क्लास को रोक करके और अपना उत्तर दे सकते हैं। अब चलो मैं आपको मिलाता हूं। मोनाडनॉक आपने पढ़ा होगा, जब नदी संपूर्ण मैदान का अपर्दन कर देती, आपने डेविस का इरोजन साइकिल पढ़ा होगा, ये डेविस द्वारा दिया गया शब्द है मोनाडनॉक। डेविस कहता है कि जब कोई नदी किसी उत्थित भूभाग को एकदम प्लेन बना देती है काट करके, उसके बाद भी उस प्लेन मैदान के अंदर कुछ ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां मिलती है जो कठोर चट्टानी अवशेष है, उसका उसने नाम दिया था मोनाडनॉक। पढ़ा होगा आपने पेनी प्लेन, जो डेविस ने पेनी प्लेन उस अपर्दित मैदान का नाम दिया है, उसके अंदर यंत्र तंत्र ऊपर उठी हुई स्थलाकृतियां मोनाडनॉक है। तो ये काम है नदी का, तो मोनाडनॉक का कनेक्शन किससे है? नदी से है। अंधघाटी, ये आपका भौमजल बनाएगा। जब सतही जल भूगर्भ के अंदर प्रवेश करता है तो बड़ी मात्रा में चट्टान को है वो गाल देता है या गला देता है, अपर्दित कर देता है और एक लंबे क्षेत्र के अंदर घाटी का निर्माण कर देता है, उसको हम कहते हैं अंधघाटी। तो ये जो संबंध है ये सीधा भौमजल का है। उसके बाद ड्रमलिन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हिमोड को हिमानी साथ में चलने वाले कंकड़ पत्थरों का जमाव है। तो ड्रमलिन जो आकृति बनती है वो हिमनद की वजह से बनती है और ये भी अपर्दित है। ड्रमलिन भी तोड़ करके उसको बनाया जाता है। और एक है ड्राई कंडक्टर, ये आपका पवन से बनेगा, इसको ट्रिपल सिल्ला भी कहते हैं, अर्थात पवन के तेज वेग से चट्टान का 3 ओर से कट जाना, ये ड्राई कंडक्ट स्थलाकृति कहलाती है। तो ये आपका हो गया पहले का 3, दूसरे का 4, पहले का 3, दूसरे का 4, ये एक ही विकल्प में मिलेगा, तीसरे का 2 और चौथे का 1। ये देखो 2 है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये आपका हो गया ये प्रश्न। बहुत ही अच्छे प्रश्न है और मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूँ वो एक ज्योग्राफी के लेवल के जो एग्जाम है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्न है।
और मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न और उत्तर बताना नहीं है, बल्कि हम एक्सप्लेन करके इसके इर्द गिर्द क्या चीज हो सकती है उसको भी देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था में, ऊर्ध्वगामी क्रम व्यवस्था मतलब ऊपर की ओर बढ़ने वाली क्रम व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के बादल पाए जाते हैं। ये तुम्हें यूं कह रहा है, यहाँ 4 बादलों के नाम है, अल्ट्रोस्टेटस है, स्ट्रेटोक्यूमुलस है, स्टेटस है और साइरस है। ये 4 बादल है। इनमें आपको नीचे से ऊपर की ओर क्रम स्थापित करना है और नीचे विकल्प दिए गए उस विकल्पों में आपको सेट करना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ आपको थोड़ा सा डर इस बात का लगता है कि ये शब्द इंग्लिश शब्द है। जैसे ही आपके सामने स्त्री मेघ, वृषि मेघ, कपासी मेघ ऐसे शब्द आ जाते हैं, तब आपको लगता है हाँ यार ये शब्द तो हम कर सकते हैं कि कौन सबसे नीचे है और कौन सबसे ऊपर है। तो इसमें आप बता सकते हैं आपको यदि ध्यान है तो, नहीं तो मैं इसका एक्सप्लेन भी करूंगा पूरा। सबसे नीचे स्टेटस अर्थात स्तरी, ये स्तरी बादल है, स्टेटस स्तरी बादलों को कहते हैं, ये सबसे नीचे आता है। स्टेटस जितने भी होते हैं वो सबसे नीचे मेघ होते हैं। स्टेटस से ऊपर होते हैं वो अल्टो मेघ है, अल्टो मेघ मतलब जिसको मध्य बादल कहते हैं। और उससे ऊपर होगा वो हाई वाले होते हैं, लेकिन हाई का कोई नाम नहीं है, तो वहां आपको साइरस मेघ मिलेंगे, साइरस बादल मिलेंगे, जिसको हम पक्षाब कहते हैं। तो जब भी स्टेटस शब्द आता है इसका मतलब स्टेटो सबसे नीचे है, उससे ऊपर आपको मिलेगा अल्ट्रो, अल्ट्रो से ऊपर मिलेगा साइरस। लेकिन यहाँ स्टेटस में भी कई टाइप्स है। देखो, एक तो है स्टेटस, एक है स्टेटोक्यूमुलस, एक है स्टेटो अल्टो स्टेटस और एक है साइरस। स्तरी मेघ ये आपको सबसे नीचे मिलेंगे, उसके बाद स्टेटोक्यूमुलस मिलेंगे, स्तरी वर्षी मेघ जिसको कहते हैं, उसके बाद मिलेंगे अल्ट्रोस्टेटस यानी मध्य स्तरी मेघ, और उसके बाद मिलेंगे आपको साइरस, साइरस का मतलब पक्षाब मेघ। तो सबसे पहले 3 नंबर वाला आएगा, उसके बाद 2 नंबर वाला आएगा, उसके बाद में आपका आ जाएगा 1 नंबर वाला, और उसके बाद में आ जाएगा 4 नंबर वाला। ये विकल्प आपका सही बैठेगा। अब आपके पास नोटबुक है तो मैं एक स्क्रिप्ट आपके लिए लेके आया हूं। आज के बाद ये समस्या आपके नहीं रहेगी। बादलों को हाइट के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, और एक अन्य क्लासिफिकेशन होता है जिसमें ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले बादल है। ये कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऊर्ध्वाधर का मतलब ऐसे बादल है जो नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी स्तर पर पाए जाते हैं। उच्च मेघ जो धरातल से 5 से 13 किलोमीटर ऊंचे मिलते हैं, मध्य मेघ जो धरातल से लगभग 2 से 7 किलोमीटर ऊंचे मिलते हैं, और निम्न मेघ जो धरातल से लगभग 2 किलोमीटर तक मिलते हैं। देखो, निम्न मेघों के अंदर 3 मेघ आते हैं, स्त्री कपासी, स्त्री मेघ और वर्षा स्त्री मेघ। तो कपासी मेघ को क्यूमुलस कहते हैं, ये ध्यान रखना, वर्षी मेघ को नहीं है। कपासी मेघ के लिए क्यूमुलस शब्द यूज होता है, स्त्री मेघ के लिए होता है स्ट्रेटो शब्द यूज। स्त्री के लिए स्ट्रेटो, कपासी के लिए क्यूमुलस और पक्षाब के लिए साइरस। ये 3 नाम तो आपको अपने हिसाब से सेट करने हैं। अपने हिसाब से मतलब ये अंग्रेजी शब्दावली है। अब सबसे नीचे जो मेघ बनते हैं वो वर्षा स्त्री मेघ होते हैं, ये सबसे नीचे हैं। इसको निम्बो स्टेटस क्लाउड्स कहते हैं। निम्बो, निम्बो शब्द किसके लिए आया है? वर्षा के लिए आया है। और स्टेटस शब्द किसके लिए आया है? मेघ के लिए। वर्षा मतलब रेन के लिए नहीं है, वर्षी बादलों के लिए आया है। इसमें एक वर्षी स्तर के बादल भी है। देखो, ये वर्षी आ रहा है और यहां पर भी ये आया वर्षी मेघ, वर्षी स्त्री मेघ। अकेला वर्षी नहीं है, वर्षी स्त्री मेघ दोनों साथ में आते हैं। तो सबसे निचला जो मेघ है वो है वर्षा स्त्री मेघ, जिसको निम्लो स्टेटस कहते हैं। तो जब भी निम्बो स्टेटस का नाम आए तो वो सबसे नीचे है। निम्बो स्टेटस से ऊपर है स्टेटस क्लाउड यानी स्त्री मेघ। स्त्री से थोड़ा ऊपर जाओगे तो स्त्री कपासी मेघ मिलेगा, स्टेटोक्यूमुलस मिलेगा, जो उसके अंदर ऑप्शन आया था। तो उसमें ये दोनों ऑप्शन थे, स्टेटस भी थे और स्टेटोक्यूमुलस भी थे। तो स्टेटस सबसे नीचे है और उसके ऊपर है स्टेटोक्यूमुलस। ये तीनों ही बादल निम्न मेघ है। कई बार ऐसा आता है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य मेघ है,
निम्नलिखित में से कौन उच्च मेघ है, निम्नलिखित में से कौन निम्न मेघ है। ये तीनों ही नीचे मेघ है, निचले मेघ है, लेकिन इन तीनों में सबसे नीचे आपको मिलेगा निम्बो स्टेटस, उससे ऊपर जाओगे तो मतलब उससे ऊपर तक आपको मिलेगा स्टेटस क्लाउड मेघ, और उससे ऊपर तक आपको मिलेगा स्त्री कपासी मतलब स्टेटोक्यूमुलस मेघ। ये तो हो गई निम्न स्तरीय मेघ। उसके बाद मध्य मेघों में दो टाइप के मेघ आते हैं, एक कपासी मध्य और एक आता है स्त्री मध्य। मध्य के लिए अल्टो शब्द यूज किया है, कपासी मध्य के लिए अल्टो क्यूमुलस शब्द यूज करेंगे। क्यूमुलस शब्द किसके लिए आता है, कपासी के लिए आता है, तो अल्टो क्यूमुलस मध्य मेघ में आ गया। उससे ऊपर जाएंगे तो अल्टो स्टेटस आएगा। ये शब्द तो अभी आपके प्रश्न पूछा गया था। तो अल्टो स्टेटस स्त्री मध्य, तो देखो स्त्री सबसे नीचे हुआ आपका उस प्रश्न के हिसाब से, फिर आपका आ गया स्त्री कपासी स्टेटोक्यूमुलस, फिर आ गया स्त्री मध्य मेघ अल्टो स्टेटस। ये दो मध्य मेघ में होगी। उसके बाद उच्च मेघ के अंदर ये तीन आएंगे, एक पक्षाब मेघ आएगा जिसको साइरस क्लाउड कहते हैं, पक्षाब स्त्री जिसको शीरो स्टेटस कहते हैं, और पक्षाब कपासी जिसको साइरो क्यूमुलस कहते हैं। तो इसमें साइरो क्यूमुलस सबसे नीचे है, उसके बाद में पक्षाब स्त्री यानी साइरो स्टेटस सब ऊपर है, और सबसे ऊपर है पक्षाब मेघ जिसको साइरस क्लाउड कहते हैं। और ये आपके प्रश्न में पूछा गया। अब आपके प्रश्न का क्रम ये देख लो, सबसे नीचे स्टेटस, उसके बाद में स्टेटोक्यूमुलस, उसके बाद में अल्टो स्टेटस, और फिर हो गया साइरस। और ऊर्ध्वाधर विकसित मेघ होने ऊर्ध्वाधर बनने वाले मेघ दो है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। एक तो है कपासी मेघ यानी क्यूमुलस क्लाउड जो होते हैं वो नीचे से लेकर के ऊपर तक बनते हैं, इसलिए इनको ऊर्ध्वाधर मेघ में रखा है। एक कपासी वर्षी मेघ यानी क्यूमुलो निम्बस है, हो निम्बस वर्षी के लिए आता है, क्यूमुलो निम्बस आपको इसमें नहीं मिलेगा। निम्बस शब्द एक ही जगह आया, वर्षा स्त्री, निम्बो स्टेटस के मध्य आया है, जबकि ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले में एक तो क्यूमुलस खुद है और एक क्यूमुलो निम्बुस क्लाउड होते हैं। तो ये दो आप ध्यान रख लेना, ये ऊर्ध्वाधर विकसित होने वाले मेघ है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न शायद पूर्व में आया था लेकिन उसमें केवल कर्म आया था। ये अच्छा प्रश्न है, समुद्री जल में नमक और समुद्री जल की मात्रा। तो इसमें किसके अंदर किसकी मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उस हिसाब से आपको कर्म सेट करना है। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। हालांकि इसके कर्म का प्रश्न पहले था, अब आपको बताना है सोडियम क्लोराइड कितनी मात्रा में, मैग्नीशियम क्लोराइड कितनी मात्रा में, मैग्नीशियम सल्फेट कितनी मात्रा में, और कैल्शियम सल्फेट कितनी मात्रा में। और नीचे आपके सामने चार विकल्प दिए हैं, तो आप अपना आंसर मिलाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं मिलान करके देखते हैं। आपने देखा होगा समुद्री जल के अंदर लवणों की मात्रा का मैंने एक क्रम बताया था। सर्वाधिक आपको मिलेगा सोडियम क्लोराइड, उसके बाद में आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट मिलेगा, फिर कैल्शियम सल्फेट मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड है आपका 27%, उसके बाद में मैग्नीशियम क्लोराइड है वो आपका 3.08% है, उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट है 1.65 और कैल्शियम सल्फेट है 1.26। तो इसका विकल्प हो जाएगा 3 नहीं है 2 1 तो ये 2 1 4 3 ये विकल्प आपका सही बैठेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। चलो अपन को पता है कि भाई इनमें सीक्वेंस के हिसाब से ये आ गया, लेकिन कभी कभार हो सकता है इसका सीक्वेंस नहीं आए, तोड़ दिया जाए, कोई दूसरी चीज साथ में डाल दी जाए, तो इनका डिजिट भी ध्यान रखना। सोडियम क्लोराइड लगभग 27.21% है, मैग्नीशियम क्लोराइड 3.80% है, मैग्नीशियम सल्फेट 1.65% है, और कैल्शियम सल्फेट आपका 1.26% मिलेगा। ये आपका प्रश्न हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा प्रश्न है, कथन कारण का है, एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है। पहले तो ये देखना है कि ये स्टेटमेंट सही है गलत है। फिर नंबर 2, उत्तरी गोलार्ध में गर्म स्थल से संपर्क के कारण महासागर अधिक ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं। ये पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट सही है गलत है, और यदि सही है ये स्टेटमेंट तो इस स्टेटमेंट का ये आंसर है कि नहीं है, मतलब यहां जो पूछा गया है इसका ये परिणाम कारण है कि नहीं है।
तो उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का पहले तो आप देख लो इसमें से कौन सा सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या का मतलब ये जो कारण है ये इस कथन का सही आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दूसरा दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सही आर गलत, चौथा ए गलत आर सही। इनमें से आपको एक आंसर ढूंढना है अपना। चलो आपने ढूंढ लिया होगा। पहले मैं स्टेटमेंट की तरफ बताता हूं। उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल राइट है। जब आप महासागरीय जल के तापमान का वर्णन पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छी तरीके से मिलेगा कि उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान दक्षिण गोलार्ध के महासागरों के औसत तापमान से अधिक रहता है। करीबन उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान 19 डिग्री के आसपास रहता है, दक्षिण गोलार्ध का 17-16 के आसपास रहता है। तो बेसिकली ज्यादा हो गया। इसके ज्यादा होने के पीछे रीजन यानी कारण भी ये सही है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप की अधिकता पाई जाती है और महाद्वीप की अधिकता के कारण महाद्वीप के तापमान का प्रभाव पड़ता है समुद्र पे। इस कारण समुद्री जल का तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है। किससे? दक्षिण गोलार्ध से। क्यों? क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में पानी ज्यादा है, स्थल कम है, इसलिए वहां स्थलीय ताप का प्रभाव जल पर उतना नहीं पड़ता है जितना उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसका आपका ये सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद एक प्रश्न है एनवायरमेंट का कि घास स्थलीय तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड बनता है। आपने पिरामिड शब्द सुने होंगे, पारिस्थितिकी पिरामिड, ये वहां से प्रश्न आया है। और हम बायोमास, ये किसका है? जीव भार का है, बायोमास का पिरामिड है। घास क्षेत्रों का पिरामिड कैसा बनेगा और वन पारितंत्र का पिरामिड कैसा बनेगा, ये आपसे पूछ रहा है। वो कह रहा है कि सदैव उल्टा बनेगा, सदैव सीधा बनेगा, कभी उल्टा कभी सीधा बनेगा, ये सभी बनेंगे। आपको उल्टा सीधा मैं बता देता हूं। उल्टा सीधा का मतलब यह है कि ये निचले स्तर के जीव से ऊपरी स्तर की तरफ जाएंगे जीव तो संख्या कम हो जाएगी, ये तो है सीधा। आप दोनों में देखना है कि ऐसा बन रहा है कि भाई यहाँ निचले क्षेत्र में, निचले क्रम में जीव ज्यादा है और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या है वो कम होती जा रही है। उल्टा ये रूप लिया जाता है, सॉरी, उल्टा रूप ये होता है कि निचले क्रम के अंदर जीव कम है और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जीवों की संख्या है वो बढ़ती जाती है। यदि ऐसा पिरामिड बनता है तो ये है उल्टा पिरामिड। आप बता दीजिए इसमें कैसा होगा, आपने पढ़ा है तो। इसमें सदैव सीधा पिरामिड बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि घास स्थलीय क्षेत्रों में प्राथमिक उत्पाद क्या है? घास है। घास की संख्या बहुत ज्यादा है, उसके बाद उस पर निर्भर जीवों की संख्या कम हो रही है, फिर उस तीसरी श्रेणी के जीव और कम हो रहे हैं, चौथी श्रेणी के जीव और कम हो रहे हैं। तो ये पिरामिड सदैव सीधा बनेगा और ऐसा का ऐसा वन का भी बनेगा। वन भूमि अर्थात जो जंगलात होते हैं वहां पर प्राथमिक उत्पाद पेड़ पौधे होते हैं, उन पर आश्रित जीवों की संख्या उनसे कम होती है, फिर उन पर आश्रित जीवों की संख्या उनसे कम होती है। तो ये हो गया जीव भार का पिरामिड। किसका? घास पिरामिड और वन पारितंत्र, ये हमेशा सीधे पिरामिड बनेंगे। तालाब का पिरामिड आपने कभी पढ़ा होगा, तालाब का पिरामिड उल्टा बनता है। उल्टे पिरामिडों का एग्जाम्पल एक दो ही मिलता है, ज्यादा इसमें नहीं मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, किसी वर्ष का अशोधित जन्म दर तथा अशोधित मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाता है? मीन्स इसको यूं समझें कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाएगा? प्राकृतिक वृद्धि या जन घनत्व या जनसंख्या की ऋणात्मक समृद्धि या लिंगानुपात? एक प्रकार का कथन है, डेफिनेशन है कि जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर क्या कहलाएगा। आपने उत्तर करेक्ट कर लिया होगा। इसका उत्तर है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। देखो जनसंख्या वृद्धि दो तरह की है, एक प्राकृतिक वृद्धि है और एक वास्तविक वृद्धि है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के लिए फॉर्मूला है जन्म माइनस मृत्यु
तो ये यही तो पूछ रहा है, जन्म दर और मृत्यु दर का अंतर। ये प्राकृतिक वृद्धि एक वास्तविक वृद्धि होती है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर के साथ साथ प्रवास के कारकों को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो उसमें दो फॉर्मूले बनते हैं, एक जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास, आप्रवास का मतलब लोगों का आना, और एक होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर माइनस आप्रवास, आप्रवास का मतलब लोगों का जाना। उन दोनों ही फार्मूलों से जो जनसंख्या निकल करके आती है उसको जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहते हैं। उसके बाद सुमेलित करना है। आपके सामने जनसंख्या से रिलेटेड 4 पिरामिड दिए हुए हैं। आपने जनसंख्या पिरामिड पढ़े होंगे ह्यूमन ज्योग्राफी में। सबसे पहला है विस्तारित होती जनसंख्या का पिरामिड कौन सी विशेषता रखेगा। एक स्थिर जनसंख्या पिरामिड क्या विशेषता रखेगा। आसमान जनसंख्या पिरामिड क्या विशेषता रखेगा। और फिर इसने कह दिया स्थिर जनसंख्या पिरामिड। इसका मतलब स्थिर जनसंख्या की 2 विशेषताएं हैं इसमें से, लेकिन नीचे कौन सी मैच होती है उस हिसाब से अपन उसको सेट करेंगे। तो पहले स्थिर वाली को छोड़ देते हैं। हाँ, इधर देख लो, जिन देशों में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान हो वहां कौन सा पिरामिड बनेगा। ऐसे देश जहां की जनसंख्या विस्तारित हो रही मतलब बढ़ रही है वहां कौन से पिरामिड बनेंगे। ऐसे देश जिसकी जनसंख्या घट रही है वहां कौन से पिरामिड बनेंगे। और घंटी के आकार का पिरामिड किसका होगा। फिर आप मिला सकते हैं इसको। चलो अब मैं मिलाता हूं। जिन देशों में जन्म दर व मृत्यु दर लगभग समान है, लगभग समान है, वो स्थिर जनसंख्या है। ध्यान से सुन लेना। अब ये इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है। चलो एक बार तो ये निकल गया कि ये स्थिर जनसंख्या का, इसमें देख लेंगे किसमें सेट होगा। ऐसे देश जिसकी जनसंख्या विस्तारित हो रही है, जिसकी जनसंख्या विस्तारित हो रही है वो विस्तारित जनसंख्या पिरामिड है। इसका मतलब एक का संबंध तो 2 से हो गया। फिर ऐसे देश जिसकी जनसंख्या घट रही है, जिन देशों की जनसंख्या घट रही है वो आसमान जनसंख्या पिरामिड कहलाते हैं। तो 3 का संबंध 3 से हो गया। अब पीछे 2 बचा है। घंटी के आकार का पिरामिड आपका स्थिर जनसंख्या का बनेगा। तो 1 का संबंध 2 से किसमें है। ए का संबंध 2 से इन दोनों के अंदर है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 3 का संबंध 3 से किसमें है, तो सी का संबंध 3 से, ये देखो इसमें है। अब आपके बी का संबंध 1 से आएगा, मतलब स्थिर जनसंख्या पिरामिड ये हो जाएगा। और डी का संबंध 4 से, मतलब ये घंटी की आकृति वाला हो जाएगा। ये आपका प्रश्न सॉल्व हो गया। कई बार बच्चे कहते हैं साहब ये तो 2 बार आ गया इसलिए ये प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत नहीं है, इस हिसाब से इस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद अगला प्रश्न भी कथन कारण का है कि एक नदी तंत्र लगभग उसी दर से घाटी को नीचे की ओर लगातार काट सकता है जिस दर से उत्थान होता है, तथा इस प्रकार सामान्य प्रतिरूप तथा दिशा कायम रहती है। ये कहती है, ये कथन ये कह रहा है कि एक नदी किसी ऊपर उठ रहे स्थल रूप को लगातार नीचे की तरफ काट सकती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, पहले तो ये ध्यान रखना। और यदि लगातार वो नीचे की तरफ काट रही है, इसका मतलब उसका प्रतिरूप है वो सामान्य है और दिशा पहले वाली सेम बनी हुई है। मतलब भूखंड उत्थान हो रहा है तो भी उस नदी की दिशा नहीं बदल रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। नंबर 2, यदि ऐसा होता है तो वो एक नदी पूर्ववर्ती है, यानी एक पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र के संबंध में नदी का उद्भव उत्थान और पृथ्वी की हलचल के फलस्वरूप भूमि के वलन से पहले होता है। यानी एक पूर्ववर्ती नदी वह नदी है जो नदी उद्भव के बाद से लेकर के आज तक पृथ्वी की जितनी भी हलचल हुई है या भूमि पर जितने भी वलन पड़े हैं उसके कारण भी वो वहां मौजूद है, अर्थात उसके वजह के बावजूद भी वो वहां मौजूद है। चाहे पृथ्वी में कितना भी हलचल हुआ है, कितने भी वलन पड़े हैं, कितना भी उत्थान हुआ है, लेकिन वो नदी वहां पर स्थित है। ये काम पूर्ववर्ती नदी का है। आपको ये प्रश्न क्या है, आपने डेरेंज सिस्टम के पार्ट देखे होंगे, डेरेंज सिस्टम, हाँ, नदी तंत्र के प्रकार पढ़े होंगे।
जिसमें पूर्ववर्ती अफवाह पढ़ा होगा आपने, अध्यारोपित अफवाह पढ़ा होगा, ऐसे सब पढ़े होंगे। पूर्ववर्ती नदी वह होती है जो भूगर्भिक उत्थान से पहले स्थापित हो जाती है। अर्थात कोई नदी पहले से चल रही है और जैसे जैसे धरातल ऊपर उठ रहा है वो उसको काट करके अपनी घाटी को गहरा करती जा रही है, अपनी दिशा नहीं बदल रही है, तो वो पूर्ववर्ती नदी है। अब आप कथन कारण के संदर्भ में इन चारों में से उत्तर दे दीजिए, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट का एक्चुअल कारण है या नहीं है? जो भी आपका बनेगा वो दे सकते हैं। बट अब मैं आपको आंसर बता देता हूं, ये दोनों ही सही है और बिल्कुल सही व्याख्या करता है। हाँ, एक नदी अपनी घाटी को गहरा करती जाएगी, जितना उत्थान होगा उसके बावजूद वो अपनी ही दिशा में बनी रहेगी, और उसी नदी को तो हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। तो वो जो अपनी घाटी को गहरा करके अपनी मूल दिशा में बह रही, वो इसी वजह से बह रही है कि वो एक पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र है, और पूर्ववर्ती अफवाह तंत्र की विशेषता होती है कि वो नदी उद्भव से अर्थात उत्थान से कोई प्रभावित नहीं होती, अपनी दिशा को कायम करके रखती है। तो इसमें ए और आर दोनों ही सही है, आर ए की व्याख्या भी सही है। किस गैस की वायुमंडल में वृद्धि से प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। मीथेन से होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड से होगा, जलवाष्प से होगा। प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, आंसर दे दो आप। प्रकाश संश्लेषण में CO2 यूज करते हैं पौधे, तो यदि CO2 में वृद्धि होगी तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर वृद्धि हो जाएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आज, सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री धाराओं का अभिसरण होता है, यानी कहां समुद्री धाराएं आमने सामने मिलती है? विषुवतरेखीय प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, ध्रुवीय प्रदेश में, मध्य अक्षांशीय प्रदेश में। थोड़ा व्यवहारिक प्रश्न है, ज्यादा इसके डीप में जाने की कोशिश मत करना। इसका आंसर आपका सही है, विषुवतरेखीय प्रदेश। आपको पता होगा दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ठंडी जलधाराएं, कहां? दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध से आने वाली ठंडी जलधाराएं, फॉर द एग्जाम्पल अटलांटिक महासागर में उत्तरी गोलार्ध से आने वाली कनारी की जलधारा और दक्षिणी गोलार्ध से आने वाली बेंगुला की जलधारा जब आपस में मिलती है तो वहां पानी का अभिसरण होता है, और वो पानी कहते हैं कि पश्चिम की तरफ रवाना होता है। तो विषुवतरेखीय क्षेत्रों में अभिसरण होता है। कहां पर होगा? महासागरों के पूर्वी भाग में और महाद्वीपों के पश्चिम भाग में। इट मीन्स अटलांटिक में कनारी और बेंगुला बनेगी। तो यदि आप प्रशांत के अंदर चले जाइए तो आपको पता होगा प्रशांत में अमेरिका के पूर्वी तट से जो कैलिफोर्निया की धारा आ रही है और नीचे की तरफ से हम्बोल्ट की धारा आ रही है, पेरुवियन धारा आ रही है, उसका भी आपस में अभिसरण होता है। फिर जल उत्तरी विषुवतरेखीय और दक्षिणी विषुवतरेखीय के रूप में पश्चिम की तरफ रवाना होता है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन और बैठ गया कि साहब मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में भी तो ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी जलधाराएं और विषुवतरेखीय क्षेत्र से आने वाली गर्म जलधाराएं अभिसरित होती है, लेकिन वहां स्पष्टली अभिसरण नहीं होता है, क्योंकि मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों तक जाते जाते दक्षिण की ओर से आने वाली जो गर्म जलधाराएं हैं वो पछुआ हवा के रूप में अपनी डायरेक्शन पूर्व में बढ़ा चुकी होती है, इसलिए वो आमने सामने नहीं मिलती है। ऐसा लॉजिक है, ऐसा अपन तर्क कह सकते हैं। तो वहां इस तरीके का अभिसरण नगण्य होता है। हाँ, जरूर कुछ एक अभिसरण होता है जो काफी चर्चित है, लेकिन इतना अपन विषुवतरेखीय से बड़ा अभिसरण वहां नहीं मान सकते। कहाँ होता है अभिसरण? आपको पता होगा लैब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम का अभिसरण होता है, और क्यूरोसिवो और ओयासिवो का अभिसरण होता है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, अमेरिका की घेरने की नीति। जिसने पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ी है उसका ये प्रश्न है, अमेरिका के घेरने की नीति को सबसे ज्यादा किस विचारक की विचारधारा ने प्रभावित किया? अमेरिका दूसरे देशों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहरी ओर से उन देशों को घेरने की कोशिश करता है। ये जियोपॉलिटिक्स के किस सिद्धांत का पार्ट है? ये पॉलिसी हाउसहोपर का है, वोमेन का है, मैकाइंडर का है, स्पाइकमैन का है?
तो ये आपकी थियरी है वो स्पाइकमैन से रिलेटेड है। आपको पता होगा स्पाइकमैन ने जो रिमलैंड का सिद्धांत दिया था और उसमें उन्होंने हार्टलैंड के बाहरी भूमि को, तो समुद्र तटवर्ती इलाका है, मैकिंडर ने जिसको आंतरिक अर्धचंद्र कहा है, वो मैकिंडर का रिमलैंड है। और मैकिंडर कहता है कि रिमलैंड पर जिसका शासन स्थापित हो सकता है वो विश्व को जीत सकता है, अर्थात विश्व पर अपना अधिकार स्थापित कर सकता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन सीरीज हो गया। नेक्स्ट में हम ऐसी ही क्वेश्चन सीरीज लेकर के आपके बीच में और आएंगे। धन्यवाद।